हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हम लोग रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे थे। अभी रेक्टिफायर में रिलेटेड जो भी चीज़ें काम में आएगी, लाइक एसी और डीसी, कैपेसिटर, इंडक्टर कॉइल के साथ में कैसा बिहेव करती है, संधारित्र और प्रेरक कुंडली के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, एसी कैसे रिएक्ट करता है, डीसी कैसे रिएक्ट करता है, कौन किसको पास होने देता है, कौन किसको पास नहीं होने देता, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग एक्चुअल में पूरा जो रेक्टिफिकेशन है, दिष्टकरण है या दिष्टकारी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दिष्टकारी के बारे में। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? दिष्टकरण, रेक्टिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन इसको बोलते हैं दिष्टकरण। ठीक है, जैसे हमने ये बोला था कि रेक्टिफायर क्या होता है, दिष्टकारी क्या होता है। एक एसी को हमारे को डीसी में जो डिवाइस बदलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिष्टकारी बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, जिससे एसी से डीसी में कन्वर्जन होता है। अब जिस डिवाइस के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं? दिष्टकारी बोलते हैं। और जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दिष्टकरण बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं उस प्रोसीजर को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, पहले हिंदी में लिख लो फिर इंग्लिश में लिख लेना। तो लिखो, पहले हिंदी वाले लिख लो। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को, परिवर्तित करने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। करने की प्रक्रिया को, परिवर्तित करने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। तथा ऐसी युक्ति, तथा ऐसी युक्ति जिससे दिष्टकरण किया जाता है, तथा ऐसी युक्ति जिससे दिष्टकरण किया जाता है उसे दिष्टकारी कहते हैं, उसे दिष्टकारी कहते हैं। क्लियर है? ओके, इंग्लिश वाले लिख लो। द प्रोसीजर, द प्रोसीजर टू कन्वर्ट, द प्रोसीजर टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, द प्रोसीजर टू कन्वर्ट द ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज into direct current और voltage, into direct current और voltage is called as rectification, is called as rectification. And the device which is used, and the device which is used to rectify, and the device which is used to rectify the signal, to rectify the signal is known as rectifier, is known as rectifier. ठीक है, क्लियर हो गया? क्या है हमारा गेम? ऐसे है कि क्या करना है, एसी को, या ऑल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है, प्रत्यावर्ती धारा भी हो सकती है, प्रत्यावर्ती वोल्ट तक, किसी की भी बात कर लो, क्योंकि एक चीज चेंज हो रही तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली होगी। अगर अल्टरनेटिंग करंट जाएगा तो वो वहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही उत्पन्न करेगा। प्रत्यावर्ती धारा जा रही है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होगी, दिष्ट धारा जा रही है तो दिष्ट वोल्टता उत्पन्न होगी। तो दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों में से किसी के लिए भी डेफिनेशन दे सकती है, दोनों के लिए भी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। और इस प्रोसेस में, इस प्रोसीजर में जो डिवाइस काम में लेते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिफायर, दिष्टकारी, और जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग दिष्टकरण, रेक्टिफिकेशन। क्लियर है? अब देखो इस प्रोसेस में कैसे कैसे दो तीन चीजें और काम में लेते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग रेक्टिफायर की बात करते हैं। अभी मैं कुछ बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे ऐसा, जैसे मेरा एक सिग्नल है, एसी सिग्नल है, ये एसी बना दिया, सोर्स है, कोई एसी स्रोत है।
प्रत्यावर्ती स्रोत है, यहाँ से इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं। ट्रांसफॉर्मर जानते हो, यहाँ पे बीच में 2 लाइन भी होती है ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर से क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर से जैसे मान लो कि एक कुंडली ऐसे होते हैं, एक कुंडली ऐसे होता है, 2 कॉइल लगे होते हैं इसमें मान लो जो फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है N1 है, इसमें कितनी है N2 है, ठीक है, ऐसे होते हैं फेरों की संख्या। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, 1 सेकेंड, इसकी बाद में थोड़ी बाद में बात करता हूँ, पहले मैं मेनली जो बात करता हूँ वैसे। पहले यहाँ से अपना सोर्स लगा होता है, सोर्स से अपने पास में करंट या वोल्टेज जाता है, वो किस में जाता है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर में जाता है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर जानते हो, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में डीपी बोलते हो। आपके घरों के आसपास खंभों पे वो एक छोटा सा एक इतना बड़ा वो लगा हुआ होता है, राउंड शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में जो होता है, वो ट्रांसफॉर्मर ही होता है। उसके अंदर जो लगा होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं हम लोग। कम आता तो बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा आता तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टेप अप स्टेप डाउन, ऊंचाई और अपचाई, जो ट्रांसफार्मर होते हैं 2 टाइप के होते हैं, वोल्टेज को कम भी करता है, ज़्यादा भी करता है। तो हमारा जो वोल्टेज आ रहा है, इसको पहले तो हम लोग कंट्रोल करते हैं कि कम है कि ज़्यादा है, उसके हिसाब से बैलेंस करते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसको दिष्टकारी में भेज देते हैं, दिष्टकारी के अंदर भेज देते हैं, रेक्टिफायर के अंदर, रेक्टिफायर में, ठीक है। फिर रेक्टिफायर से जब करंट निकलता है, तो जैसे यहाँ से हमने जो सिग्नल दिया वो कैसा सिग्नल था, एसी टाइप का सिग्नल था। तो यहाँ से जो सिग्नल दिया वो एसी टाइप का सिग्नल था। यहाँ से कैसा सिग्नल था, इस टाइप का सिग्नल था। जैसे मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे टाइप का सिग्नल था, इस तरीके से। लेकिन जब दिष्टकारी से सिग्नल निकलेगा, दिष्टकारी के बाद में जब सिग्नल निकलेगा यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं इस तरफ कर देता हूँ। दिष्टकारी के बाद में जब सिग्नल निकलेगा, तो हमने बोला था कि दिष्टकारी से जो सिग्नल निकलेगा कैसा होगा, दिष्टकारी क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ये एसी को डीसी में बदलने का पूरा प्रोसेस है। तो यहां से जब निकलता है तो जो ऐसा मिलता है, फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा मिलता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसा मिलता है, ये एक बीच वाला नहीं मिलता। अभी ये आगे पता चल जाएगा, थोड़ा ध्यान रख लेना। यहाँ से ट्रांसफॉर्मर से तो ऐसा आ रहा था वैसा ही आ रहा है, बस वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाता है। मतलब अपना जो मेन सिग्नल था वो अगर मान लो ऐसा है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अगर जो मेन सिग्नल है वो मेन सिग्नल है मेरा ऐसा, तो ट्रांसफॉर्मर से जो सिग्नल निकलेगा, ट्रांसफॉर्मर से सिग्नल निकलेगा, वो तो ऐसी शेप का रहेगा, शेप तो ऐसा रहेगा, वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो इसके एम्पलीट्यूड है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, बाकी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर से निकलने के बाद में है, ये यहाँ से मेन सिग्नल था अपना। दिष्टकारी से निकलने के बाद में ऐसा हो जाएगा, मतलब एक तरफ का हट गया, देखो डायरेक्शन एक ही तरफ आ गया। एसी को डीसी में बदल रहे हो, डीसी का मतलब होता है कांस्टेंट मिल जाए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें से जब दिष्टकारी से निकला तो यहाँ से क्या हुआ, डायरेक्शन तो नहीं बदल रही, देखो केवल पॉजिटिव आ रहा है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है, इसमें ऊपर ऊपर है, मतलब केवल पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये पूरी तरीके से तो डीसी में नहीं बदला, क्योंकि डीसी के लिए तो कांस्टेंट होना चाहिए था, तो पूरी तरीके से डीसी में नहीं बदला, तो हमारे को कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद में हम लोग लगाते हैं फिल्टर। क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिल्टर लगाएंगे, और जब फिल्टर से सिग्नल निकलेगा, फिल्टर से जब सिग्नल निकलेगा, तो फिल्टर से सिग्नल ऐसा निकलता है, ऐसा सिग्नल निकलेगा। मतलब हम लोगों का टारगेट है कि इस सिग्नल को, ऐसी सिग्नल को पूरी तरीके से मैं ऐसे कांस्टेंट बना लूं, मतलब एक तरफ ले आऊं और वैल्यू भी फिक्स हो जाए, डीसी बना दूं पूरी तरीके से। लेकिन अभी तक बना नहीं अपने से। ये यहाँ से दिष्टकारी से निकला तो एक तरफ आ गया, अब फिल्टर से निकला तो फिल्टर से निकलने के बाद में थोड़ा थोड़ा ऐसा आ रहा है, मतलब वोल्टेज थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, वोल्टेज फिक्स नहीं रह रहा या करंट फिक्स नहीं रह रहा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज, जैसे वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, तो वोल्टेज को फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर वोल्टता नियंत्रक लगाते हैं। वोल्टेज कंट्रोलर है, वोल्टेज स्टेबलाइजर भी बोल सकते हो आप इसको, वोल्टता नियंत्रक, वोल्टता
नियंत्रक, वोल्टेज कंट्रोलर, ये स्टेबलाइजर, ये लगा देते हैं। फिर यहाँ से जो निकलता है वो ऑलमोस्ट अपने को कैसा मिलता है, यहाँ से अपना लास्ट आउटपुट होता है यहाँ पर, वी आउटपुट यहाँ पे होता है, और जो मिलता है वो ऑलमोस्ट अपने को कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिल जाता है। तो एक्चुअल में एसी को डीसी में बदलने के लिए मेरे पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर लगाते, ट्रांसफॉर्मर के बाद में डिस्टकारी रेक्टिफायर लगाते। तो रेक्टिफायर तक की प्रोसेस पहले एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, कि पहले रेक्टिफायर पढ़ेंगे ये, फिर रेक्टिफायर से पूरी तरीके से नहीं बदल पाते हम लोग तो फिल्टर लगा देते हैं, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर कोयल लगा के फिल्टर जोड़ लेते हैं। फिल्टर लगा दिया, फिर फिल्टर से ये पूरी तरीके से नहीं बना, ऐसा बना, फिर वोल्ट का नियंत्रक होता है वोल्टेज कंट्रोलर, उससे वोल्टेज को कंट्रोल करके मेंटेन करते हैं हम लोग। इस तरीके से पूरा जो प्रोसीजर है दिष्टकरण का रेक्टिफिकेशन का लिए ये प्रोसीजर होता है। तो रेक्टिफिकेशन का डेफिनेशन हो गया, उसके बाद में ये डायग्राम छाप लेना, ये है दिष्टकरण। पूरी तरीके से दिष्टकरण ये होता है, मतलब एसी को डीसी में पूरी तरीके से तो ऐसे बदला जाता है, ठीक है। लेकिन पहले ये चीजें नहीं पता थी, तो पहले केवल अपने पास में यही एक डिवाइस थी, तो इसी को रेक्टिफायर बोल दिया था। तो हम भी वैसे पढ़ेंगे, इसी को रेक्टिफायर बोलेंगे, फिर इसको आगे फिल्टर में डिस्कस करेंगे, फिर इसका अलग टॉपिक है वोल्टेज कंट्रोलर। तो 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे, ये यहाँ पर आप छाप लेना, ये वाला पॉज करके, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या दिष्टकरण डेफिनेशन हो गया। अब दिष्टकारी के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना। हम तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन आओ भैया, तो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन या टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स इसको बोलते हैं क्या, दिष्टकारी के प्रकार। वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, पहले जनरली 2 टाइप की बात की जाती है, फिर एक और है, आपके सिलेबस में तीनों हैं। पहले की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। एक जो सेकंड होता है वो होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं इसको। इसको भी शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत सारी जगह पे मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या लिख रहा हूँ। एक जो होता है थर्ड, पहले ये 2 ही पार्ट में, तो ज्यादातर बुक्स में आप पहले ये देखोगे कि ये 2 ही पार्ट दिए हुए होते हैं। ऐसे बोला जाता है रेक्टिफायर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि पहले इनिशियली ये 2 टाइप के ही पता थे, फिर एक टाइप का और बना लिया, ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं उसको, सेतु दिष्टकारी, सेतु दिष्टकारी, ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, सेतु दिष्टकारी। आई बात समझ में? तो हम लोग ये तीनों रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तीनों सिलेबस में है। इस पे छोटा क्वेश्चन आता है, इन पे बड़ा क्वेश्चन आता है। कोई फिक्स तो नहीं है, पर जनरली ऐसा होता है। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, इस पे जनरली इस पे जो आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। जनरल है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, पर हाँ मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और इस पे शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो छोटा 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो इस पे पूछ लिया जाता है, इस पे भी छोटा पूछ लिया जाता है, लेकिन इस पे जनरली बड़ा क्वेश्चन नहीं होता ब्रिज रेक्टिफायर पे, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्रिज रेक्टिफायर छोटा सा दे रखा है, ठीक है। चलो अब मैं हाफ वेव रेक्टिफायर को स्टार्ट करता हूँ, और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर पॉज किसी ने नहीं छापा है तो पॉज करके यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है।
मैं आगे चल रहा हूँ। पूर्ण अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी फर्स्ट, अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो भैया, पहले तो ये वर्ड से पता चल रहा है, अर्ध तरंग, आधा तरंग, हाफ वेव, आधा वेव। पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लिख लो पहले हिंदी में लिख लो, फिर इंग्लिश में लिख लेना। तो लिखो, ऐसा दिष्टकारी सॉरी, ऐसा दिष्टकारी जो एक तरंग के आधे भाग, एक तरंग के आधे भाग को ही, एक तरंग के आधे भाग को ही दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, एक तरंग के आधे भाग को ही दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। दूसरा आधा भाग अनुपयोगी रहता है, दूसरा आधा भाग अनुपयोगी रहता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, इफ ए रेक्टिफायर uses only the half part of a wave to convert AC to DC, is known as half wave rectifier, ये आधे भाग को यूज करता है, आधे भाग को यूज नहीं करता है। तो हाफ पार्ट को यूज करता है, हाफ पार्ट को यूज नहीं करेगा। हाफ पार्ट को यूज करता है तो उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोल दिया। पूरे पार्ट को यूज करेगा, फुल पार्ट को, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। सिंपल वर्ड से पता चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसका जो सर्किट है वो बनाते हैं हम लोग। सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो इसका सर्किट, सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या देंगे, AC, ये AC प्रोवाइड कराएंगे हम यहाँ से। इसके बाद में हम लोग ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट है हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं। ट्रांसफॉर्मर को जनरली ऐसे शो करते हैं, ये जो मैंने बताया ना, ये ऐसे, ये ट्रांसफॉर्मर को ऐसे शो करते हैं। ये दो कुंडलियाँ लगी होती है, इसमें दो कॉइल लगे होते हैं, उससे क्या वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है, कंट्रोल करते हैं यहाँ से। इसको मैं जैसे N1 बोल लूँ, इसको N2 बोल सकता हूँ ऐसा, पर मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा ज़्यादा। ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। इसके अंदर एक डायोड लगा हुआ होता है, एक डायोड होता है। फुल वेव में 2 डायोड होंगे, हाफ वेव में 1 डायोड होगा, और सेतु दिष्टकारी ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होंगे। ठीक है, यहाँ पर डायोड होता है। इसके बाद में यहाँ पर जहाँ पे आउटपुट लेना है, उस आउटपुट के लिए RL, ये RL लोड रेसिस्टेंस कौन होता है, जहाँ पर आउटपुट लेना हो, दैट इज नोन एज लोड, उसको लोड प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपना आउटपुट लेना है, इसको लोड बोल रहे हैं हम लोग। क्लियर है, इसको मैं लोड प्रतिरोध लिख भी देता हूँ, ये लोड प्रतिरोध, लोड रेसिस्टेंस, ये लोड रेसिस्टेंस है। ये डायोड है अपना। क्लियर है, अब देखो बात को सुनो। आउटपुट जो लेना है, आउटपुट कहाँ पे लेते हैं, लोड पे लेते हैं, तो आउटपुट मुझे यहाँ पे लेना है।
मतलब आउटपुट जो वोल्टेज है या करंट की बात करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा। ये एसी लगा दिया, यहाँ से सोर्स लगाया, सोर्स लगाने पे देखो क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले करंट जाएगा इस कुंडली में, इसके अंदर कोयल में जाएगा, इस कोयल से यहाँ पर इंडक्शन होगा। इंडक्शन का मतलब प्रेरण होगा, प्रेरण होगा, इससे इसके अंदर वोल्टेज जाएगा। मतलब जो वोल्टेज यहाँ पे दिया था हमने वो एक्चुअल में यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ से वोल्टेज आ गया तो मतलब अपना जो वोल्टेज एक्चुअल में यहाँ पर जो है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर क्या दिया है अपने को उससे मतलब नहीं है। मेरा जो सारा फोकस रहेगा वो यहाँ पे कितना वोल्टेज पहुंचा उसके बारे में बात होगी। तो मतलब इनपुट जो है एक्चुअल में तो इनपुट यहाँ पर है, लेकिन इस सर्किट के लिए क्योंकि यहाँ पर जो मिलेगा आउटपुट वो तो इस इनपुट के हिसाब से मिलेगा कि यहाँ पर कितना पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर से हम कंट्रोल करके यहाँ पे कितना दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा। तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इस पे कि ये यहाँ पर ये जो है कुंडली, इस कॉइल के ऊपर वोल्टेज कितना आया। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर वोल्टेज की बात करूंगा, वो बोलूंगा कि V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। ये एक्चुअल में मेरा इनपुट वोल्टेज है। कहाँ पर? इस कॉइल पे, इस कुंडली पे। तो इस सर्किट के तो हम लोग ज्यादातर बात नहीं करेंगे, ये तो बस बना रहे हैं। काम ऐसी बात नहीं, काम का नहीं है, काम का है, लेकिन हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस सर्किट के लिए करेंगे। पूरा सर्किट तो एक ही है, बट ये जो पार्ट है ना, ये सेकंड हाफ पार्ट, इसी के बारे में बात करेंगे। इनपुट जो है वो ये हो गया। क्लियर है? ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। अब देखो, जब मैं इनपुट दूंगा, इनपुट कैसा होगा? इनपुट एक तरीके से ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। साइन वेव की फॉर्म में मैं दे रहा हूँ इनपुट। देखो लिखा मैंने VM साइन ओमेगा टी। तो जो इनपुट है वो ऐसा है। वोल्टेज में भी लिख सकता हूँ, करंट में भी बात कर सकता हूँ, दोनों में बात कर सकता हूँ, दोनों में साइन का ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं करंट में भी बात कर सकता हूँ, वोल्टेज में भी बात कर सकता हूँ। ये टाइम के रिस्पेक्ट में इधर चल रहा है। ये इनपुट है, ये इनपुट है। जैसे एक साइकिल की बात कर लेता हूँ, एक चक्कर की बात कर लेता हूँ। जैसे एक चक्कर में जैसा सीन रहेगा, आगे वाले जो साइकिल्स हैं उनमें भी वैसा सीन रहेगा। ये यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, इसको टी टाइम हो गया, एक आवर्तकाल हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। ये यहाँ पर आधा चक्कर कंप्लीट होता है, हाफ साइकिल, तो यहाँ पर आधा टाइम पीरियड होगा, T/2। ये T, ये T/2। क्लियर है? ये इनपुट है। ये कौन है? इनपुट है। ये निवेश की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये निवेश की बात कर रहा हूँ, ये इनपुट है। अब जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कैसा मिलेगा उसका डिस्कशन है अपना। तो क्योंकि आउटपुट लोड रेसिस्टेंस पे जो आउटपुट मिलेगा, बात ही मुझे तो उसकी करनी है। क्लियर है? तो देखो आउटपुट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या है, किस तरीके से, बात को समझना। पहले मैं इस डायग्राम से ये सारी चीज़ बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको लिखते हुए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे। एक बार मुझे टाइम का आइडिया लगा लेने दो। वी हैव 5 मिनट्स। तो देखो ये जो फर्स्ट, ये यहाँ पर AC दिया, मान लो आपने AC इनपुट दिया। इनपुट कैसा? ऐसा, मतलब 0 से लेके T/2 तक तो करंट जो होगा या वोल्टेज जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और T/2 से T तक कैसा होगा? नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब है कि जैसे ये AC है तो T/2 तक, आधे साइकिल तक, फर्स्ट हाफ साइकिल, यहाँ तक प्रथम अर्ध चक्कर होगा, यहाँ पर ये द्वितीय अर्ध चक्कर है। ये फर्स्ट हाफ साइकिल, ये सेकंड हाफ साइकिल। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में देखो इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव, ऐसा रहेगा। अरे ऐसा होता है ना, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव इधर रहता है आधे चक्कर में, फिर उल्टा हो जाता है। तो पहले आधे चक्कर में इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव आता है, तो फिर वो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले आधे चक्कर में इधर पॉजिटिव मान लो, और इधर क्या? नेगेटिव, ऐसे रहेगा। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। फिर जो दूसरा आधा चक्कर आएगा उसमें इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर क्या रहेगा? नेगेटिव। क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ये डायोड है, डायोड में ये P साइड होता है, ये N साइड होता है, सिखाया था मैंने। ठीक है, तो इधर P, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं पहले आधे चक्कर की, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, इसका मतलब ये अग्र बाइस में रहेगा, ये फॉरवर्ड बाइस में रहेगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये अग्र बाइस में रहेगा, फॉरवर्ड बाइस में रहेगा, तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो आउटपुट मिलेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इधर से करंट मिलेगा, करंट मिला मतलब वोल्टेज भी मिला, आउटपुट मिला। ठीक है, सेकंड हाफ साइकिल में, द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होगा? इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव,
तो अगर इधर नेगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ रहा है तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा। इसका मतलब है कि ये रिवर्स बाइस में चला गया, पश्च बाइस में चला गया, और जैसे रिवर्स बाइस में जाएगा करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब सेकंड हाफ साइकिल में इधर से धारा का प्रवाह नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज भी क्या आएगा, जीरो। क्लियर? तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो होगा, सेकंड हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, जो आउटपुट मिलेगा, अभी मैं ये पूरा कैलकुलेशन से सीखेंगे हम लोग, लेकिन अभी पहले मैं एक आइडिया बता रहा हूं यहां पे। तो जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा, तो फर्स्ट ये मान लो कि मैं आउटपुट बना रहा हूं यहां पे, ये आउटपुट बना रहा हूं निर्गम। निर्गम में क्या होगा, पहले आधे चक्कर में करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो पहले आधे चक्कर में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इसी टाइप का मिलेगा, कुछ ना कुछ हो सकता है कम या ज्यादा मिल जाए, वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन शेप ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि साइन का इनपुट है तो साइन का ही आउटपुट मिल रहा है यहां पर। तो पहले आधे चक्कर में ऐसा मिलेगा, करंट फ्लो होगा। सेकेंड हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जो डायोड है वो पश्च बाइस में चला गया, रिवर्स बाइस में चला गया, रिवर्स बाइस में चला जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इस सेकेंड हाफ साइकिल में करंट क्या रहेगा, जीरो, करंट जीरो रहेगा। ऐसे मतलब मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये मिला मुझे, सेकेंड हाफ साइकिल में जीरो, फिर से वापस ये आ गया ऊपर वाला, मतलब ये एक साइकिल कंप्लीट हो, दूसरी साइकिल में भी ऐसा ही, तो इसमें अपने को फॉरवर्ड वाइस में रहेगा तो ऐसा मिल जाएगा। फिर इसके सेकेंड हाफ में, इसमें नेगेटिव वाले में फिर से जीरो, ऐसा चलता जाएगा एक छोड़ के। मतलब अब देखो इसमें क्या हुआ, आधा पूरा जो चक्कर था उसका आधा पार्ट तो काम में आया, आधा पार्ट क्या यूजलेस हो गया, आधा पार्ट क्या अनुपयोगी हो गया, केवल हाफ पार्ट ही काम में आ रहा है, वेव का आधा चक्कर ही काम में आ रहा है, हाफ पार्ट काम में आ रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसका जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट इस तरीके से मिलता है अपने को। करंट में भी बात कर सकता हूं और वोल्टेज में भी बात करूंगा तो भी इसी शेप का मिलेगा। शेप ऐसा मिलता है, करंट का वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, इसका जो क्या बोलते हैं आयाम है बदल सकता है, वो तो अलग बात है, बाकी मिलेगा इसी टाइप से ही। ये डायग्राम हो गया और ये वेव का डायग्राम हो गया, ये दोनों आपको बनाने हैं। अब इसका जो मैंने ये कहानी सुनाई ना आपको कि पहले आधे चक्कर में कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो फॉरवर्ड बाइस में रहेगा, अग्र बाइस में, फिर दूसरे आधे चक्कर में ये क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स बाइस में चला जाएगा, उधर करंट फ्लो नहीं होगा। ये कहानी अब हमारे को यहाँ पे लिखनी है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ करनी है। क्लियर है? चमक रहा है? ठीक है भैया। तो अब ये डायग्राम छाप लोगे, इस डायग्राम को छापने के बाद में जो मैं चीज़ करवाऊंगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन है, एक बार इसको हाफ वेव रेक्टिफायर को कर लो, सेम कैलकुलेशन पूरा फुल वेव रेक्टिफायर में होगा, कॉपी थोड़ा सा चेंज होगा। तो एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लो, फुल वेव रेक्टिफायर फिर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये तो ये पता है कि ये इसको कंट्रोल करता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है। बाकी हम लोग जो मेन बात करेंगे इस सर्किट की बात करेंगे। क्लियर है? तो भैया अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको।